हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक ये थ्योरेटिकल वीडियो हमारी आ रही है जिसमें हम लोग जॉन मिल्टन का पूरा बायोग्राफी और इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं वो, और इसके साथ साथ इनके कुछ वर्क वगैरह और वर्क के मतलब कि वर्क से जो रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे हम आज। तो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जॉन मिल्टन के ऊपर। तो हम लोग जॉन मिल्टन को स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो ये हम इसमें देखते हैं। फ्रेंड, आप सभी लोग जानते ही हैं कि जॉन मिल्टन साहब जी जो थे, इनका जो बर्थ था 1608 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी वो 1674 में हुई थी। यानी कि ये सन है आपकी, यानी कि ये आपकी दे रखी है। तो इसके आगे जो हम लोग आगे देखेंगे वन बाय वन, बड़े प्यार से देखने की कोशिश करेंगे, समझते चलेंगे चीज़ों के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आपको हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस वगैरह हो रही हैं वो आपको समझ आ रही हैं, और जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज हम जो शेक्सपियर के बारे में जो कुछ चीज़ें पहले कर चुके थे उसके साथ साथ में, यानी कि हम जॉन मिल्टन को साथ साथ में ही चला रहे हैं, यानी कि उसके भी वर्क चलते रहेंगे, शेक्सपियर के भी, और इधर हम जॉन मिल्टन को भी करते रहेंगे। दोनों राइटर हमारे साथ में चलेंगे। यानी आज हम जो करेंगे वो हम जॉन मिल्टन के बारे में कर रहे हैं। तो जॉन मिल्टन के बारे में अगर हम लोग फ्रेंड बात करें तो हमारे जॉन मिल्टन साहब, समय ना गंवाते हुए चलते हैं कि जॉन मिल्टन साहब की बात करें तो इनका 9 दिसंबर 1608 को बर्थ हुआ था। और जो इनका जो बर्थ हुआ था फ्रेंड वो ब्रीड स्टेट, यानी कि ब्रीड स्टेट चीफ साइड लंदन में हुआ था। यानी कि लंदन जो हमारा इंग्लैंड का शहर है, यानी कि जो है इंग्लैंड का जो लंदन शहर है, उस लंदन शहर में एक ब्रीड साइड जो चीफ साइड है वहाँ पर एक जगह का नाम है ब्रीड स्ट्रीट। यानी कि ब्रीड स्ट्रीट में इनका 9 दिसंबर 1608 को इनका जन्म हुआ था हमारे जॉन मिल्टन साहब का फ्रेंड। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगर बात करें हम लोग फ्रेंड, तो ये ऐसा नहीं है। ये देखो आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन जो है 1600 देखो 2001 में, 2011 में, इन सभी सनों में ये आया हुआ है। तो इसलिए हम इसे मानते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इजी भी लग रहा है आपको। बात करें हम लोग तो इनकी डेथ की बात करें तो जब इनका डेथ हुई थी तो ये 8 दिसंबर 1674 को, कब 8 नवंबर 1674 को इनकी डेथ हुई थी। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर ट्रिक बनाएं याद करने के लिए तो यहाँ चीज़ देखना आप लोग फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर दिसंबर है, कितना है, दिसंबर है, ये आपका क्या है, आप देखो दिसंबर है फ्रेंड, और दिसंबर से एक मंथ पहले आ गया ये, यानी कि यहाँ पर ये नवंबर हो गया। वहाँ आपका दिसंबर था और यहाँ क्या हो गया, नवंबर हो गया फ्रेंड। यहाँ वहाँ दिसंबर था और यहाँ नवंबर हो गया। तो देखना है यहाँ पर कि देखो यहाँ से मंथ एक कम हुआ, ऐसे ही डेट दो, यहाँ 9 था और यहाँ 8 हो गया, यानी कि महीने में 1 की कमी और डे में भी 1 की कमी हो गई यहाँ पर। तो ये डेट आपको याद रह सकती है, यहाँ से ऐसे ट्रिक बना के रख सकते हैं कि दिसंबर नवंबर, यानी कि 9 और 8, यानी कि 9 दिसंबर 1608 को इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, और 8 नवंबर 1674 को इनकी डेथ हुई थी। वो कहाँ हुई थी, वो भी ये एक जगह है वन हिल। कहाँ, ये वन हिल है जो लंदन में, इंग्लैंड शहर में, यानी कि इंग्लैंड के लंदन शहर का एक जगह है वन हिल, जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी फ्रेंड। इनके पेरेंट्स की बात करें तो इनके फादर जो थे यानी कि इनके फादर का नाम भी आपका जॉन मिल्टन ही था। तो सीनियर जॉन मिल्टन इन्हें बोल सकते थे हम लोग, क्या कह सकते हैं, जॉन मिल्टन जो है वो सीनियर जॉन मिल्टन के नाम से इन्हें जाना जा सकता है, सीनियर जॉन मिल्टन के नाम से इन्हें कह सकते हैं। और इनकी मदर की बात करें तो इनकी जो मदर हैं उनका नाम सारा जेफरी था। क्या नाम था इनकी मदर का, नाम था सारा जेफरी था।
इनके फ्रेंड एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन सेंट पॉल्स स्कूल यानी कि सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में, जो आपका लंदन में था, क्या था, सेंट पॉल्स स्कूल, जो कि एक इसके बाद में इनकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी इनकी स्टडी हुई थी, और इनकी क्राइस्ट कॉलेज में, जो कैम्ब्रिज में था, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज का क्राइस्ट कॉलेज था, इसमें भी, यानी कि इनकी स्टडी जो हुई थी, इनका एक विद्यालय का नाम बोले तो सेंट पॉल्स स्कूल जो लंदन में था। इसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फ्रेंड, जो सॉरी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसके बाद में और बात करें हम क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, इनमें इनकी स्टडी हुई थी फ्रेंड, ठीक है। अगर इनकी शादियों की बात करें फ्रेंड तो इनकी 3 शादियाँ हुई थी। कितनी शादियाँ हुई थी? 3 शादियाँ हुई थी। एक शादी हुई थी इनकी 1642 में, 1642 में जो इन्होंने शादी जो की थी वो इन्होंने मैरी पॉवेल के साथ, यानी पहली शादी मैरी पॉवेल के साथ की थी इन्होंने 1642 में। 1642 में मैरी पॉवेल से इन्होंने शादी की, काफ़ी एज के बाद में की थी वैसे शादी इन्होंने। इसके बाद सेकंड वाइफ की इनकी बात करें तो सेकंड वाइफ है इनकी कैथरीन वुडकॉक, यानी कैथरीन वुडकॉक हैं। इन्होंने 1656 में यानी कि 1656 में शादी की थी, यानी कि 1656 में दूसरी शादी इनकी मैरी पॉवेल की डेथ होने के बाद कैथरीन वुडकॉक से इन्होंने शादी की। इसके बाद में इन्होंने इनकी थर्ड जो वाइफ थी वो 1663, ये काफ़ी लेट है इनकी शादी, क्योंकि 1674 में तो इनकी डेथ ही हो गई थी, तो लगभग डेथ के करीबी दिनों में ही इन्होंने शादी की थी। इनका नाम था एलिजाबेथ मिन्सुल, जो कि 1663 में यानी कि 1663 में इन्होंने शादी की थी। ये बहुत ही ज़्यादा लेट थी, यानी कि इनकी शादी के बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं, बहुत कुछ है, इनके पॉइंट हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना, पहली शादी 1642 में मैरी पॉवेल, सेकंड मैरिज इनकी कैथरीन वुडकॉक जो कि 1656 यानी 1656 में हुई थी, एंड थर्ड इनकी वाइफ जो थी एलिजाबेथ मिन्सुल जो कि 1663 में हुई थी। अब आगे हम बात करते हैं इनका फ्रेंड ऑक्यूपेशन की बात करें तो कहा जाए ये बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट, ये यानी कि एलिजाबेथन पोइट कहे जाते हैं, यानी क्या कहे जाते हैं, ये एक एलिजाबेथन पोइट कहे जाते हैं। और इसके बाद में ये पैम्पलेटियर यानी कि ये पैम्पलेट वगैरह भी लिखते थे, और ये हिस्टोरियन भी कहे जाते हैं, यानी कि ये बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी कहे जाते हैं। और इसके साथ साथ में ये पैम्पलेटियर भी कहा जाता है, इन्होंने पैम्पलेट भी लिखे थे। ये हिस्टोरियन भी कहे जाते हैं, इन्होंने हिस्टोरिकल ट्रैक्ट भी लिखे थे। और एंड ए सिविल सर्वेंट, और इन्होंने एक सिविल सर्वेंट के रूप में भी काम किया था। और वो कब किया था इन्होंने सिविल सर्वेंट के रूप में, ये जब काम किया था जब कॉमनवेल्थ ऑफ द इंग्लैंड, यानी कि जब इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ की गवर्नमेंट आई थी जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल का शासनकाल था, यानी ओलिवर क्रॉमवेल का शासनकाल में, यानी कि उस शासनकाल को कॉमनवेल्थ कहा गया। ओलिवर क्रॉमवेल के शासनकाल को यानी कि कॉमनवेल्थ कहा गया। तो उस समय आपके ये जो जॉन मिल्टन साहब थे, ये आपकी क्या थे, एक सिविल सर्वेंट के रूप में काम किया था इन्होंने। आज के रूप में कहा जाए तो जैसे IAS का पद है, ऐसे करके उस समय इन्होंने वर्क किया था एक सिविल सर्वेंट के रूप में। इनका अगर बात करें तो मिल्टन पीरियड करके जाना जाता है, एज ऑफ मिल्टन करके जो जाना जाता है पीरियड, वो 1625 टू 1660 के लिए जाना जाता है फ्रेंड। यानी 1625 से लेकर के 1660 के दशक को, यानी कि 1625 से लेकर के 1660 के बीच का जो कार्यकाल रहा था, उस कार्यकाल में जॉन मिल्टन साहब बहुत ज़्यादा ही अपने वर्क के लिए फेमस रहे, बहुत ज़्यादा ही फेमस रहे थे। यानी इन्होंने बहुत सारे वर्क जो काम किए थे वो 1625 से 1660 के बीच में ज़्यादा ही ज़्यादा किए थे। तो ये जो काल था, ये टाइम पीरियड था, इस पीरियड को फ्रेंड क्या कहा गया था, एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना गया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2005 में ये पूछा भी गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा, इनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, एक सर्वे करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं हम इनकी लाइफ के बारे में क्या क्या रहा। कहते हैं हिज फादर वाज ए स्क्रिवनर बाई ट्रेड, यानी कि ए पर्सन
whose job is to be able to read and write, who also dabbles as a composer of church music। यानी कहा जाए तो ये एक इनके जो फादर थे वो एक पढ़ाने लिखाने वाले थे, यानी कि वो पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन बात करें तो एक ये इनके फादर का जो मुख्य काम जो था वो एक म्यूजिक कंपोजर थे। वो एक चर्च में थे। कहाँ कर काम करते थे? वो एक चर्च में पादरी के रूप में रहते थे। वहाँ पर क्या करते थे? म्यूज़िक वगैरह परफॉर्म करते थे। म्यूज़िक बनाने का काम हुआ करता था इनको। तो ये जो थे एक म्यूज़िक कंपोजर थे इनके फादर जो थे, यानी चर्च का म्यूज़िक बनाते थे, यानी चर्च में रहते थे, काम करते थे। इसके बाद में अगर बात करें तो इनके जो फ्रेंड जो थे, दोस्त वगैरह थे, वो इनके लिए लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जानते थे। यानी कि जॉन मिल्टन के लिए लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से इनके दोस्त ज़्यादा जानते थे। यानी कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्या कारण था कि लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से इन्हें जानते थे इनके दोस्त? तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं फ्रेंड। क्या था वो देख लीजिए आप लोग फ्रेंड। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें कि इनके फ्रेंड जो थे इनके लिए लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से क्यों जानते थे, तो इनके जैसे बात की ओन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टेटर विद ऑवर्न हेयर, यानी कि इनके जो बाल थे वो करली हेयर थे। यानी कि इनके बाल जो थे वो थोड़े से कैसे थे? करली टाइप के थे हेयर। एंड ओवल फेस, और इनका फेस जो था वो एक अंडे के आकार का था। यानी कि फेस का जो आकार था अंडे के आकार का था। और ग्रे आइज थी, यानी कि आंखें जो थी इनकी ग्रे थी। और फेयर कॉम्प्लेक्शन था, यानी कि मिल्टन यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर साफ दिखते थे। यानी कि इसलिए उनके दोस्त जो थे वो लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाने जाते थे। यानी उनके दोस्त उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से पुकारते थे। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो उनके दोस्त थे लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से, यानी किसको बुलाते थे? तो ये जॉन मिल्टन साहब को बुलाया करते थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में अगर बात करें ये 1620, यानी कि लगभग ये 12 वर्ष की आयु में, यानी कि मिल्टन जो थे लगभग 1620 की बात करें, 1620 की बात करें तो लगभग 12 इयर्स के थे उस समय मिल्टन साहब। तो इन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल को ज्वाइन किया था। उस समय इन्होंने पहले कौन से स्कूल को? 12 वर्ष की आयु में लगभग 1620 में इन्होंने सेंट पॉल स्कूल को, जो कि आपका लंदन में था, यानी लंदन का था सेंट पॉल स्कूल, उसको उन्होंने ज्वाइन किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं हम लोग उसका। इनकी बात करें तो इन्होंने सबसे पहले 2 Psalms सॉन्ग एट द एज 15 एट लॉन्ग बेनिंगटन, यानी कि जो ये थे लॉन्ग बेनिंगटन में थे जिस समय, उस समय इनकी 15 वर्ष की आयु थी। यानी लॉन्ग बेनिंगटन में ये 15 वर्ष की आयु में इन्होंने सबसे पहले 2 Psalms लिखे थे, यानी कि 2 भजन लिखे थे। यानी कि 2 Psalms यानी 2 भजन लिखे थे। कब लिखे थे? सबसे पहले इन्होंने 15 वर्ष की आयु में। कब? 15 वर्ष की आयु में, यानी 15th ईयर की, यानी कि इन्होंने एज में, यानी कि लगभग 1623 के आसपास लिखे होंगे, 1623 या 4th के आसपास लिखे होंगे इन्होंने। तो 1624 23 या 24 के आसपास लिखे होंगे इन्होंने। तो इस समय इन्होंने क्या लिखे थे? 2 Psalms, यानी कि 2 भजन लिखे थे, जिसके लिए 2 Psalms के नाम से जाना गया। जो कहाँ लिखे थे? लॉन्ग बेनिंगटन में लिखे थे इन्होंने। लॉन्ग बेनिंगटन में कितनी एज में लिखे थे? 15 साल की उम्र में लिखे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इन्होंने 1625 में 1625 यानी 1620 में इन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल में इन्होंने एनरोल्ड किया, यानी कि 1620 में ये सेंट पॉल्स स्कूल गए। इसके बाद 1625 में इन्होंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने एनरोल्ड किया। यानी कि ये 1625 यानी 1620 में, 1620 में सेंट पॉल्स स्कूल, 1625 में ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज, यानी कहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज में, क्राइस्ट चर्च कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ पर इन्होंने एनरोल्ड हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा इनके साथ में एक मैटर हो गया था। यहीं पर क्या हुआ कि ये 1625 में, ये 1626 में, यानी कि एक ही वर्ष हुआ था, और 1626 में इनके लिए सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि रेस्टिकेट कर दिया फ्रॉम कॉलेज, यानी कॉलेज से इनके लिए रेस्टिकेट कर दिया था, बाहर कर दिया था। क्योंकि एक ट्यूटर थे इनके,
इनके ट्यूटर का जो नाम था वो था विलियम चैपल। इनसे इनका कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, कुछ आर्गूमेंट हो गया, जिस कारण इनके लिए क्या कर दिया गया था, सस्पेंडेड कर दिया गया था 1626 में। यानी कि क्राइस्ट कॉलेज से ही जो आपका था इनका, तो वहाँ से इनके लिए सस्पेक्टेड कर दिया गया। इसके बाद में ही रिटर्न टू हिज, यानी कि वो क्या हुआ, उसके बाद में ये अपने घर आ गए लंदन, अपनी फैमिली के पास में रहने लग गए और एंड बिगिन टू राइट हिज फर्स्ट पोइट्री, और इन्होंने पहली पोइट्री को लिखना स्टार्ट किया। यानी कि इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया जब अपने घर आए। राइट हिज फर्स्ट पोइट्री, ही इवेंचुअली वेंट बैक टू कैम्ब्रिज, और इसके बाद में कुछ समय बाद ये क्या हुए, दोबारा कैम्ब्रिज चले गए। यानी कि कुछ समय के बाद ये दोबारा से कैम्ब्रिज गए। यानी कि दिस टाइम ही वाज असाइंड ए न्यू ट्यूटर, और जब ये दोबारा से पहुँचे तो इनके लिए एक नए ट्यूटर मिले। यानी कि न्यू ट्यूटर इनके लिए दिए गए, जिनका जो नाम था वो नैथनियल टॉबी था। क्या था? नैथनियल टॉबी था। इनसे इनको रूबरू कराया गया। इनके दोबारा जो नए ट्यूटर, पहले ही कौन थे इनके, विलियम चैपल थे, जिनके साथ इनका कुछ आर्गूमेंट हो गया, जो 1626 को इनके लिए क्या कर दिया, रेस्टिकेट कर दिया था। इसके बाद में ये कुछ समय के बाद ये दोबारा गए कैम्ब्रिज, और जाने के बाद में यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया, इनके लिए दूसरे ट्यूटर का इंतजाम किया गया, मिले। यानी कि ये फैमिली से काफ़ी वेल्दी थे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो ये कर सकते थे। इनके लिए नैथनियल टॉबी मिले दूसरे सेकंड न्यू ट्यूटर के रूप में, तो उनके साथ में ये पढ़ाई की। इसके बाद में बात करें हम लोग, तो क्या हुआ कि ये लगभग 21 वर्ष की आयु में, यानी कि 25 दिसंबर, यानी कि 1629, यानी कि 25 दिसंबर 1629 को, यानी कि लगभग 18 ईयर की, यानी 21 एज में, यानी कि इन्होंने क्या किया, एक वर्क लिखा, और वो लिखा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। यानी इन्होंने क्या किया, एक वर्क लिखा। कब लिखा? 1629 में, यानी कि 25 दिसंबर, यानी दिसंबर 25 1629 को, यानी कि 25 दिसंबर 1629 को उन्होंने एक वर्क लिखा था, और उस वर्क का नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो इन्होंने 21 ईयर में, यानी कि लगभग 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिखा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड। यानी कि ये कब लिखा? 1629 में लिखा था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी फ्रेंड। और ये जो लिखा कब था, इस किस उस पे लिखा था इन्होंने ये लिखा था, यानी कि जो लिखा था वो लिखा था इन्होंने कि क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस की मॉर्निंग थी, यानी क्रिसमस डे जो होता है, ईसा मसीह का जो दिन होता है, ईसाई लोगों का जो दिन होता है क्रिसमस, 25 दिसंबर, ये हम लोग 25 दिसंबर को ही मनाते हैं ना फ्रेंड। देखो ये 25 दिसंबर को ही मनाते हैं हम लोग, देखा होगा। ये जो लोग मनाते हैं, जो क्रिसमस डे मनाते हैं लोग, तो वो 25 दिसंबर को ही मनाते हैं। और ये 1629 की बात है, उस दिन 25 दिसंबर था 1629 में, मॉर्निंग के लिए इन्होंने ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ, किस पे? मॉर्निंग पे क्राइस्ट नेटिविटी, यानी क्राइस्ट की नेटिविटी के बारे में लिखा था इन्होंने। और ये कब, ये क्या था? क्रिसमस मॉर्निंग, यानी क्राइस्ट की, यानी क्रिसमस की मॉर्निंग थी। और कहाँ लिखा था? ये कैम्ब्रिज में लिखा था। कहाँ लिखा था उन्होंने? कैम्ब्रिज में लिखा था। बात करें हिज एपिथेट ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोइट विलियम शेक्सपियर वाज आल्सो कंपोज ड्यूरिंग दिस डे। और क्या था कि इन्होंने जो एपिथेट भी लिखा था, यानी कि इन्होंने विलियम, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर जो थे, उन पे क्या हुए थे, उनसे एडमायर हो करके उन्होंने इन दिनों में एक एपिथेट भी लिखा था। आगे देखते हैं, देखो हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम, यानी उनकी जो वर्क लिखा था वो था, उनकी जो पहली पब्लिश्ड पोएम की बात करें तो वो ऑन शेक्सपियर था, जो कि इसको एनोनिमसली, यानी कि कोई नाम नहीं था, बिना नाम के शेक्सपियर का जो कलेक्शन आया था उस कलेक्शन में इसको लिए पब्लिश करा दिया गया। यानी शेक्सपियर के कलेक्शन में इसके लिए क्या कर दिया गया? पब्लिश करा दिया गया था। और इसके लिए लिखा हुआ माना जाता है 1630 में लिखा गया था। ये वर्क जो लिखा गया था
ओन शेक्सपियर जो था वो इनका जो था वो 1630 में लिखा था। कब लिखा था? 1630 में लिखा था। और जो कि जॉन मिल्टन साहब ने लिखा था, लेकिन इसको पब्लिश जो करा दिया था गया था वो विलियम शेक्सपियर के सेकंड फोलियो में, यानी कि सेकंड फोलियो जो आया था, यानी कि 1632 वाला, यानी कि विलियम शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो था 1632 वाला था, उस फोलियो में इस वर्क के लिए ओन शेक्सपियर के लिए पब्लिश करा दिया गया था। लेकिन ये 1630 में लिखा गया था और ये था किसका? जॉन मिल्टन का था। आगे करते हैं। इन्होंने जो बीए की जो डिग्री ली थी ना, क्राइस्ट कॉलेज से जो बीए की इन्होंने डिग्री ली थी, उसकी जो डेट थी, यानी कि बीए की डिग्री इन्होंने जो प्राप्त की थी, बात करें जो बीए की डिग्री थी, वो मार्च 26 1629, यानी कि 26 मार्च 1629 को इन्होंने बीए की डिग्री ली थी। और इनकी एमए की डिग्री की बात करें तो ये 3 जुलाई 1632 को ली थी इन्होंने। यानी कि इनकी जो डिग्रियां थी, 3 बीए की डिग्री उन्होंने 1629 में और एमए की डिग्री 1632 में ली थी। यानी बीए की डिग्री जो ली थी 26 मार्च 1629 को, और एमए की जो डिग्री थी इनको मिली थी वो 3 जुलाई 1632 को मिली थी फ्रेंड। आगे हम बात करते हैं, यानी कि विद ही देन went to live with his parents on their country estate एट हॉटन। और इसके बाद में ये क्या हुए थे कि हॉटन, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ में ये हॉटन में चले गए रहने के लिए। कंट्री अपने स्टेट में एक हॉटन जगह है, वहाँ पर चले गए। वेयर इज फादर हैड रिटायर्ड, यानी कि जहाँ पर इनके फादर जो थे वो रिटायर्ड हो गए थे, कुछ ही समय पहले रिटायर हुए थे, तब वो लोग कहाँ चले गए थे? अपनी फैमिली के साथ में वो हॉटन को चले गए। तो ये जो पीरियड, इसके बाद का जो पीरियड था उनका हॉटन पीरियड के नाम से जाना गया था। उसके बाद में बात करें तो इन्होंने, हमारे जॉन मिल्टन साहब ने 2 मास्क लिखे थे। क्या लिखे थे? 2 मास्क लिखे थे। जो पहले क्या हुआ करता था, राजाओं के दरबार में जो चेहरे पे मास्क वगैरह लगा करके कुछ सॉन्ग के टाइम में परफॉर्म किया जाता था, यानी कि सॉन्ग के तरह कुछ परफॉर्म किया जाता था। वो जो वर्क हुआ करता था उसको मास्क कहा जाता था, यानी कि जो राजा किंग हुआ करता था उसके सामने किया जाता था ऐसा। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे 2 मास्क लिखे थे। एक था आर्किडीज एंड कॉमस, यानी कि 2 मास्क थे इनके, एक आर्किडीज था और एक था इनका कॉमस था। वर्क कंपोज्ड फॉर नोवेल पैटर्न्स, यानी कि अपने नॉवेल यानी ईमानदार पैटर्न्स के लिए लिखा था। आर्किडीज, यानी कि आर्किडीज वाज परफॉर्म्ड ऑन 4 मई 1634, यानी कि इनका जो आर्किडीज था वो 4 मई 1634 को परफॉर्म किया गया था। 4 मई 1634 को परफॉर्म किया गया था। लेकिन इनका जो कॉमस था वो 29 सितंबर 1634, यानी कि ये 4 मई को आपका आर्किडीज जो था वो 4 मई को, और जो आपका कॉमस था वो इनका जो था 29 सितंबर को 1634 में परफॉर्म किए गए थे। यानी कि बात करें तो कॉमस आर्ग्यूज फॉर द वर्चुअसनेस ऑफ टेम्परनेस एंड चैस्टिटी, यानी कि जो कॉमस है, इन्होंने जो कॉमस को परफॉर्म किया गया था तो इसमें कॉमस में बताया गया है, जो बात की गई है वो दिखाया गया है कि वर्चुअसनेस, यानी कि वर्चुअसनेस और चैस्टिटी के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? वर्चुअसनेस और चैस्टिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पवित्र जो होता है उसके बारे में, पवित्रता और वर्चुअसनेस, इसके बारे में यहाँ पर एक कॉमर्स में बताया गया है फ्रेंड। ठीक है, देखिए आपको पता है ये कॉमर्स जो होता है, जो म्यूजिक होता है, वो क्या करता है कि वो वहाँ पर जंगल में होता है और वो भटका देता है। तो ये आप उसकी कहानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चैस्टिटी और वर्चुअस। देखो बात करें तो अप्रैल 1637 में इनकी जो मदर थी सारा जेफरी, उनकी डेथ हो गई थी। इनके लिए हॉटन में ही थे, वरीड इन द टाउन ऑफ हॉटन, और अपने शहर हॉटन में ही इनके लिए वरीड कर दिया गया था, यानी कि दफना दिया था इन्होंने। ये 1637 का ये हॉटन पीरियड ही था। उसमें 1637 में ये क्या हो गई थी, इनकी मदर सारा जेफरी जो थी उनकी
डेथ हो गई, वो डाइड हो गई थी। और इनके लिए हॉटन में, अपना शहर हॉटन में इनके लिए क्या कर दिया गया था, वरीड कर दिया गया, दफना दिया गया था फ्रेंड। ठीक है। इसके बाद में बात करें, जो नवंबर आया 1637 आया, तो उन्होंने एक वर्क लिखा था, जिस वर्क का नाम बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्क है, जो वर्क का नाम है लिसिडस। जो लिसिडस था, इन्होंने नवंबर 1637 में लिखा था। और ये पैस्टोरल एलिजी, यानी कि एक पैस्टोरल एलिजी है। ये कैसी एलिजी है? ये एक पैस्टोरल एलिजी है जो इन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था फ्रेंड? ये अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखा था, जो इनकी डेथ हो गई थी एक सी में ड्रॉन होकर के, यानी कि डूबने से, यानी कि इनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी, तब इन्होंने ये वर्क लिखा था। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं। यानी कि 1638 की बात करें तो ये 1638 में फ्रेंड एक ये टूर पे गए थे, घूमने के लिए गए थे। 1638 में ये फ्रेंड एक टूर पे गए थे, और जो टूर था इनका, फ्रांस गए थे, स्विट्ज़रलैंड भी गए थे, और इसके साथ साथ में वो इटली भी गए थे। यानी 1638 में ये एक टूर पे गए थे, और वो टूर जो था इनका फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली, यानी कि इन तीनों शहरों में, यानी कि तीनों देशों में ये घूमने गए थे 1638 में। अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड ये लगभग वाज फोर्स्ड टू रिटर्न होम इन जुलाई 1639। ये लगभग 1639 तक ये घूमते रहे, और 1639 में ये अपने घर लौट के आए थे, जब इनका सिविल वार चल रहा था। यानी कि इस समय क्या चल रहा था? सिविल वार। यानी कि 1639 में ये वापस अपने इंग्लैंड आ गए। फिर इसके बाद में कहें तो जुलाई 1639 में ही इन्होंने एक वर्क लिखा था। ये जो वर्क था वो था एपिथेटियम डेमोनिस, यानी कि डेमनिस, एपिथेटियम और डेमनिस, यानी कि ही कंपोज्ड इन जुलाई 1639 composed the poem Epithetium Daemonis which mourns the death of his friend चार्ल्स डायोटी। यानी कि इन्होंने अपने फ्रेंड की, ये भी फ्रेंड के ऊपर एक इन्होंने वर्क लिखा था अभी, लिसिडस, जो एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा था, जो सी में डूबकर इनकी मौत हो गई थी, इनके टूर के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो अब ये सेकंड जो इनके फ्रेंड हैं उनका नाम है चार्ल्स डायोटी। जो चार्ल्स डायोटी थे, इनके ऊपर भी इन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था एपिथेटियम डेमोनिस। ये वर्क इन्होंने लिखा था इन्हीं के ऊपर, जो जुलाई 1639 में ही लिखा था। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी, ये जो यूरोपियन टूर था, यूरोप के लिए जो टूर पे विजिट करने गए थे, तो यूरोपियन टूर पे ही इनकी मृत्यु हुई थी इनके फ्रेंड की। तो यानी कि ये जब यूरोप के टूर पे गए थे तब इनके फ्रेंड की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, तब इनकी ये लिखा था। बात करें तो अब बात करते हैं कि 1642 की बात करें तो जब ये 34 के थे, कितने के थे? 34 के थे। तो इन्हें एक 17 ईयर ओल्ड लेडी, यानी कि बहुत ही कम उम्र की, यानी कि कहा जाए तो ये कितने के थे? 34 के थे। हमारे मिल्टन साहब थे यानी हमारे मिल्टन साहब थे वो 34 के थे। और इसके बाद में जो जिनसे इन्होंने शादी की, मैरी पॉवेल, वो आपकी 17 ईयर की थी। 17 टू 34, समझ लो इनसे दोगुनी एज में थे। यानी कि मैरी पॉवेल 17 की थी, और जो आपके जॉन मिल्टन साहब थे वो 34 साल के थे। अब समझ लो कितना एज का इनका फासला था। तो इन्होंने इनसे शादी कर ली थी 1642 में। पहली शादी इनकी मैरी पॉवेल से होती है, और वो कब होती है? 1642 को होती है, ये याद रखना है डेट। और मैरी पॉवेल जो थी उस समय 17 ईयर की थी, और आपके जॉन मिल्टन साहब थे वो 34 ईयर के थे। कितने? 34 ईयर के थे 1642 में। तब इन्होंने इनसे शादी की थी। तो ये शादी इनका कुछ मैच सही नहीं रहा, कुछ गुड नहीं रहा इनके बीच में। और क्या हुआ कि जो मैरी थी वो कुछ ही समय बाद अपने फैमिली में वापस चली गई। इनकी फैमिली में वापस चली गई कुछ समय के बाद में। जब वो
इनके बीच में कुछ एज का फासला था या कुछ भी था, इनका क्या था, विचार मैच नहीं किए, लेकिन वो मैरी क्या थी, अपने वापस चली गई। इस बार लेकिन इसके बावजूद लगभग 10 ईयर तक इनका रिलेशन रहा था। और जिस 10 ईयर के रिलेशन में क्या हुआ था, इनकी 3 लड़कियां और 1 लड़के ने बर्थ ली, यानी कि कहने का मतलब 4 बच्चे हुए थे। जब वो लगभग वापस चली गई थी, लेकिन लगभग इनका रिलेशन जो था लगभग 10 साल तक फिर भी चला था, जैसे भी चला था। तो इनमें क्या हुआ था कि इनकी 3 डॉटर क्या हुई, इनकी 3 पुत्रियां थी, 3 पुत्रियों का जन्म हुआ और 1 बच्चे का जन्म हुआ, यानी कि 1 सन था इनका। तो ये 4 बच्चे हुए थे इनसे। फिर बात करें 1643 में, यानी कि इन 1643 में, अनहैप्पी इन हिज मैरिज ही रोट ए पैम्पलेट, यानी कि जब इनकी शादी जो थी कुछ ज़्यादा सफल नहीं रही थी, सक्सेस नहीं रही थी, तो इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, यानी कि शादी के ऊपर जो डाइवोर्स वगैरह ले लेते हैं लोग, उसके ऊपर इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था। पैम्पलेट कंडेमनिंग इंग्लैंड से डाइवोर्स लॉ, यानी कि जो इंग्लैंड का एक डाइवोर्स लेने का जो लॉ था, नियम था वहाँ पर, यानी कि जो डाइवोर्स लेते थे उस नियम जो था उस पर इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए उसके खिलाफ में उनके, यानी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी डाइवोर्स नहीं लेने का कोई नियम नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर वो क्या करते हैं, एक पैम्पलेट लिखते हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, यानी कंडेमनिंग इंग्लैंड से डाइवोर्स लॉ पर लिखा था इन्होंने, कंडेमनिंग डाइवोर्स लॉ पर लिखा था। और इसके बाद में एक और इन्होंने वर्क लिखा था डाइवोर्स पर, यानी डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। और एक जो वर्क जो था वो उनका ये था, यानी कि जो इसका जो इन्होंने जो लिखा था, पैम्पलेट लिखा था, उसका जो वर्क का जो टाइटल था, वो टाइटल की बात करें तो टाइटल तो था वो था डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स लेने का जो भी डॉक्ट्रिन नियम वगैरह है उसके ऊपर इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, यानी कि डाइवोर्स का। बात करें तो द जजमेंट ऑफ मार्टिन लूथर, और इन्होंने फॉलोड बाई द जजमेंट ऑफ मार्टिन लूथर, ट्रैकोंडर एंड कोलेस्ट्रियन, द सो कॉल्ड डाइवोर्स ट्रैक्ट। और इनको क्या किया गया था, डाइवोर्स ट्रैक्ट के नाम से इनकी मजाक उड़ाई गई थी, इन पे तंज कसी गई थी जब इन्होंने ये डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स नाम का एक वर्क लिखा था, जो एक पंपलेट लिखा था। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया, इनका मजाक उड़ाते हुए इन पर एक तंज कसी और ये बोला गया था डाइवोर्स ट्रैक्ट्स, यानी कि एंड मिल्टन द डिजर्विंग निकनेम मिल्टन द डाइवोर्सिस, यानी मिल्टन द डाइवोर्सर। तो को आगे देखते हैं हम। बात करें तो 1644 की बात करें तो क्या हुआ था कि इनकी शादी, यानी इन 1644 आफ्टर द स्टेशनर्स कंपनी अटेम्प्ट टू सेंसर मिल्टन्स जजमेंट ऑफ मार्टिन लूथर, ही पब्लिश्ड द इम्पैशनेट एरोपेजिटिका इन सपोर्टर ऑफ ए फ्री प्रेस, यानी कहने का मतलब जब उन्होंने एक टैक्ट पैम्पलेट लिखा था द डाइवोर्स ऑफ ये वाला इन्होंने जो पैम्पलेट लिखा था, यानी कि डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, तो इस पर कुछ सेंसर लगाते हुए, यानी कि इन पर क्या हुआ, स्टेशनर्स कंपनी ने क्या किया था, इस पर सेंसर लगाते हुए और ये इन पर क्या किया था, इन पे इस पर केस किया था। तो उन्होंने क्या किया, इससे यानी कि इस पे बैन करने के लिए लगाया गया था कि इसको ये ऐसे वर्क नहीं लिख सकते हैं मिल्टन साहब। तो इन्होंने क्या किया था, फिर इन्होंने एक प्रेस के ऊपर, यानी कि जो जजमेंट दिया था मार्टिन लूथर ने, तो इनके ऊपर, यानी कि जो प्रेस है, प्रेस की फ्रीडम के ऊपर, कि प्रेस क्या होती है, यानी फ्रीडम जो होती है, यानी कि किसी को लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर इन्होंने एक वर्क लिखा था और जिसका नाम था एरियोपेजिटिका, यानी कि इन्होंने आज़ादी के ऊपर इन्होंने एरियोपेजिटिका इन सपोर्ट ऑफ ए फ्री प्रेस, यानी कि फ्री प्रेस के सपोर्ट में इन्होंने एक वर्क लिखा था एरियोपेजिटिका, जिसमें कहा था कि हमें कुछ भी लिखने और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी प्रेस को फ्री रहना चाहिए, जिस पर हम कोई भी सेंसर्स नहीं लगा सकते, कोई भी रोक नहीं लगा सकते। इन्होंने ये वर्क लिखा था।
इसके बात करें 1647 की बात करें तो उनके फादर की डेथ हो गई फ्रेंड, यानी कि सीनियर जॉन मिल्टन जो साहब थे उनकी 1647 में डेथ हो जाती है। 1647 में इनके फादर जो होते हैं वो डाइड हो जाते हैं। फ्रेंड आगे बात करें जनवरी यानी कि 30 जनवरी 1649 को किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज पब्लिकली बीहेडेड, यानी कि जिस समय ये जो शासन काल चल रहा था इनके समय में क्या थे, राजा जो थे वो किंग चार्ल्स फर्स्ट थे। कौन थे? किंग चार्ल्स फर्स्ट थे, वो राजा थे। तो लोगों ने, पब्लिक ने क्या किया था, यानी कि इनको लिए, राजा के लिए क्या कर दिया था कि सर कलम कर दिया गया था, यानी कि बीहेड कर दिया गया था, बीहेडेड कर दिया गया था। इनके सर को यानी कि कलम कर दिया गया था, यानी कि शासन से हटा दिया गया, इनको मार दिया गया था, पब्लिकली सामने ही मार दिया गया था। और इसके बाद में क्या हुआ, ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो आपके किंग बन गए थे, यानी कि राजा नहीं बने थे यहाँ पर। फिर क्या हुआ था कि जनता का शासन आ गया। पहले क्या था, राजा का शासन था, अब यहाँ पर क्या था, आपका जनता का शासन आ गया। तो ये पार्लियामेंट में ओलिवर क्रॉमवेल आ गए थे। फिर इनकी एक थे प्यूरिटन्स और एक थे पार्लियामेंटेरियंस। तो ये पार्लियामेंट में ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो आ गए थे और इनके लिए बीहेड कर दिया गया था। तो कहा गया था कि ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्ट में और राजा को हटाने के ऊपर, यानी कि इन्होंने एक ट्रैक्ट लिखा था। क्या लिखा था? एक वर्क लिखा था, द टेन्योर, यानी 1649 में द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखा था। 1649 यानी कि 1649 इसमें बताया गया था। ये 1649 में इन्होंने जो एक वर्क लिखा था जो द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, इसमें बताया गया था कि ये जो राजा की जो हत्या हुई है, जो डेथ हुई है वो सही हुई है। उनको उसकी डेथ को क्या बताया गया, कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर क्या बताया गया था कि ये बिल्कुल सही हुआ है, राजा को मार दिया गया, उन्होंने इसमें दिखाया गया, यानी राजा की हत्या को सही ठहरा दिया इन्होंने जनता के सामने। तो ये इन्होंने एक वर्क लिखा था इसमें। तो आगे बात करें, अगर पब्लिश्ड इन विच ही डिफेंडेड द राइट ऑफ पीपल टू एक्सक्यूट ए गिल्टी सॉवरेनिटी चार्ल्स फर्स्ट वेदर अकाउंटेबल और नोट चीफली ड्यू टू वर्क ही वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट। जब इन्होंने ये क्या थे, क्रॉमवेल के, यानी ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर थे। ये क्या थे, राजाशाही के खिलाफ थे, यानी कि राजाशाही को नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जनता का शासन रहे यहाँ पर। तो वो क्या थे कि ये ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर थे। तो ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम में इनके लिए फ्रेंड जो सिविल वर्कर रूप में दिया गया था, तो वो था इनके लिए सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग, यानी कि विदेशी भाषा के ये क्या बनाए गए थे, सेक्रेटरी बनाए गए थे। ओलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में क्या बनाए गए थे, सेक्रेटरी बनाए गए थे फॉरेन टंग के, यानी कि विदेशी भाषा के ये सेक्रेटरी बनाए गए थे ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार में। और इनके लिए उस समय क्या दिया जाता था, जो स्कॉटलैंड की जो यार्ड था, यानी कि जो स्कॉटलैंड का, और इनके क्या किया गया था, इनको रहने के लिए और सैलरी, यानी कि सैलरी दी जाती थी और इनके लिए लॉजिंग्स दिया गया, यानी कि रहने के लिए घर दिया गया था। और वो स्कॉटलैंड यार्ड में दिया गया था। कहाँ दिया गया? स्कॉटलैंड यार्ड में इनको भेजा गया था, जहाँ पर इनको लिए एक लॉजिंग्स दिया गया, घर दिया गया रहने के लिए, और यहाँ पर क्या थी, इनको सैलरी मिलती थी। बात करें तो इसके बाद में एक वर्क लिखा था इन्होंने, आइक्नोक्लास्ट, यानी कि आइक्नोक्लास्ट जो कि मूर्ति भंजक के रूप में लिखा था अक्टूबर 1649 में, यानी कि आइक्नोक्लास्ट एन एक्सप्लेटिव डिफेंस ऑफ द रेजिसाइड इन रिस्पॉन्स टू द आइक्नो बेसलाइक, यानी कि इन्होंने एक आइक्नोक्लास्ट लिखा था जिसमें राजा की हत्या को बिल्कुल सही ठहरा दिया गया था, यानी कि ठहराया था कि जो राजा की हत्या हुई है वो सही हुई है, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट को जो बीहेडेड कर दिया गया वो सही कर दिया गया है, सही कर दिया। इसके बाद सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट, और इसके बाद में इनको लिए सेक्रेटरी बनाया गया था, अभी हमने बताया था आपके लिए। और जिनके लिए क्या किया था, वहाँ पर क्या करते थे, इनको सैलरी मिलती थी, और यहाँ पर इनके लिए स्कॉटलैंड में एक घर दिया गया था। इन अक्टूबर 1649 की बात है, और एक आइक्नोक्लास्ट करके इन्होंने एक वर्क लिखा था। रिस्पॉन्स टू द आइक्नोक्लास्ट बेस्लिक, एक पैम्पलेट बेस्ड सेलर
पब्लिकली एट्रीब्यूटेड टू चार्ल्स फर्स्ट दैट पोर्ट्रेट द किंग एज एन इनोसेंट चेस। ये लगता है आपका रिपीट हो गया था उतना वर्क। चलिए हम यहाँ से आगे देखते हैं। इनकी बात करें तो 1642 की बात करें, मिल्टन साहब थे बहुत पढ़ाकू टाइप के थे। कहा जाता था कि वो ऐसी रात नहीं होती थी जिस रात वो 1-1, 2-2 बजे तक वो पढ़ते नहीं थे। रात के 1-1, 2-2 बजे तक वो पढ़ते नहीं थे। ऐसा कोई डे नहीं था, ऐसी कोई नाइट नहीं थी। वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बहुत ही मन लगा के पढ़ते थे। अगर बात करें तो बताया यानी कि इनकी जो रिटन हिस्ट्री मिल रही है तो 1600 यानी कि फरवरी 1652 की बात है फ्रेंड। इस समय तक जो जॉन मिल्टन साहब थे बिल्कुल टोटल रूप से यानी कि बिकम टोटली ब्लाइंड, यानी कि पूर्ण रूप से ये ब्लाइंड हो गए थे, जो कि लगभग 44 साल की उम्र में ही ये बिल्कुल अंधे हो गए थे फ्रेंड। यानी कि फरवरी 1652 की बात है तो मिल्टन साहब थे वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। यानी कि उस समय जो एज थी इनकी 44 साल की थी। तो ये इतने समझ सकते हो आप कितने पढ़ने में ज़्यादा अपना समय लगाते थे। और इनकी बात करें तो मई 5, 1652 हिज वाइफ मैरी पॉवेल डाइड। यानी कि जो पहली इनकी वाइफ थी यानी कि बात करें तो हमने बताया था पीछे क्या बताया था हमने 1642 में यानी 1642 में इन्होंने 37 की एज में मैरी पॉवेल के साथ में शादी की थी। क्या की थी? मैरी पॉवेल के साथ में शादी की थी। और बात करें तो फिर ये अब 1652 आ गया फ्रेंड। क्या आ गया? 1652 आ गया। तो इसमें समझ लो कि लगभग कितने ईयर का, लगभग 10 ईयर का गैप है। कितनी? 10 ईयर। तो इनका रिलेशन लगभग 10 ईयर तक चल पाया। और इसके बाद में जो इनकी वाइफ थी मैरी पॉवेल जो थी उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई। क्या हो गई? मैरी पॉवेल की क्या हो गई? डेथ हो गई, वो डाइड हो गई। और इसके बाद में यानी कि और ये जो इनकी डेथ हुई थी वो एक बच्चे को इन्होंने जन्म दिया था। और जो कपल्स था यानी कि जो चौथा चाइल्ड था यानी कि कहा जा रहा है 3 days आफ्टर गिविंग बर्थ टू द कपल्स 4th चाइल्ड यानी कि डॉटर डेवोरा एंड हिज यंग यानी कि सन जॉन। यानी कहने का मतलब है कि एक इनके लिए ट्विंस हुए थे यानी कि जुड़वा हुआ था 4 बच्चा, जिसमें एक बेटी का नाम था डेवोरा थी और सेकंड इनका जो एक बच्चा था उसका नाम जो था वो जॉन था। इसके कुछ ही समय के बाद में यानी कि कुछ समय के बाद में जॉन की भी डेथ हो गई। यानी कि जॉन की भी क्या हो गई? डेथ हो गई थी। मैरी पॉवेल ने बच्चे को जन्म देते समय बच्चे के जन्म के लगभग 3 साल बाद में क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जो लड़का था जॉन वो भी कुछ समय के बाद में एक्सपायर हो गया। बात करें तो नवंबर यानी कि 12 1656 में यानी 1656 में नवंबर यानी 12 नवंबर 1656 की बात करें तो इन्होंने फिर अब समझ लो 1652 में ये क्या हो गए थे? बिल्कुल टोटली ब्लाइंड हो गए थे। यानी कि लगभग 44 की एज में ब्लाइंड हो गए। लेकिन उसके बाद भी ब्लाइंड के बाद में भी इन्होंने एक शादी कर ली। किसके साथ? कैथरीन वुडकॉक के साथ। लेकिन इन्होंने शादी कर ली। अब इन्होंने फेस नहीं देखा होगा कि वो कैथरीन वुडकॉक कैसी थी, क्योंकि उस समय ये ब्लाइंड हो गए थे, टोटली बिल्कुल दिखता नहीं थे बिल्कुल ही। लेकिन इन्होंने शादी कर ली, सेकंड शादी। अब समझो 1656 में इन्होंने शादी कर ली। अब बात करते हैं कैथरीन वुडकॉक के साथ में शादी की। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। 3 फरवरी 1658 में सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक भी चल बसी। इनका भी ज़्यादा समय तक नहीं रहा रिलेशन। को 56 में शादी की और 58 में ये निकल ली। लगभग कितनी साल की बात? 2 साल। मान लो इर्द गिर्द 2 साल। 2 साल में कैथरीन वुडकॉक भी निकल रही। डाइड 4 months आफ्टर गिविंग बर्थ। यानी कि एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे के जन्म के लगभग 4 महीने के बाद में और इन्होंने भी कपल्स दिए थे। यानी कि इनका भी जो बर्थ हुआ था वो भी कपल्स थे। कपल्स ओनली चाइल्ड ए डॉटर यानी ओनली चाइल्ड ए डॉटर नेम्ड कैथरीन सून आफ्टर द बेबी गर्ल डाइड एज वेल। यानी इसके साथ में क्या हुआ था? बच्चे को जन्म दिया और उसके कुछ ही दिन के बाद में कैथरीन जो थी वो भी उसकी बच्ची भी ख़त्म हो गई। यानी कि जो लड़की थी कैथरीन, जिसका नाम क्या रखा था इन्होंने? कैथरीन ही रखा था। सून आफ्टर द बेबी गर्ल डाइड एज वेल। यानी वो भी ख़त्म हो गई, उसकी भी डेथ हो गई।
बात करें तो इन 1659 की बात करें, फॉलोइंग द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टू द इंग्लैंड थ्रोन ही वाज। इसके बाद में फिर से दोबारा से क्या हुआ, राजाशाही का सत्ता आ गया। पहले चार्ल्स फर्स्ट को वीहेडेड कर दिया गया था, विलेटेड कर दिया, यानी कि उनके सर कलम कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में कौन आया था, ओलिवर क्रॉमवेल आ गए थे, जिसमें जनता का शासन आ गया। ओलिवर क्रॉमवेल के बाद में अब फिर से इनको हटा करके चार्ल्स सेकंड आ गए। कौन आ गए अब, चार्ल्स, पहले चार्ल्स फर्स्ट, अब चार्ल्स सेकंड आ गए इंग्लैंड में। अब राजा जो था वो फिर से स्थापित हो गया इंग्लैंड में। तो फिर क्या हुआ, अब वो यहाँ पर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर अबाउट 2 months, यानी कि अब जॉन मिल्टन को पकड़ लिया गया, क्योंकि वो क्या थे, उन्होंने राजा की बहुत ज़्यादा बुराई की थी। तो जॉन मिल्टन साहब को पकड़ के लगभग 2 महीने तक इनको जेल में डाल दिया। क्या करा, 2 महीने तक इनको जेल में डाल दिया। और इनके बहुत सारे वर्क को जला दिया गया, बहुत सारे वर्क को मिटा दिया गया इनके। अब बात करते हैं 1663 की, यानी और दूसरी चीज़ क्या थी, बहुत सारी इनकी पहुंच थी। तो इसकी सिफारिश से कुछ जो इनके सिफारिश लगी थी, यानी कि पार्लियामेंट के कुछ लोग थे, उन्होंने सिफारिश की, और जिसकी वजह से उनके लिए क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था आफ्टर 2 months। अब बात करें कि इसके बाद में उनकी डेथ हो गई, आपकी कैथरीन वुडकॉक की। पहले मैरी पॉवेल थी, 1642 में शादी हुई थी और 1652 में डेथ हो गई थी। इसके बाद में 1656 में उन्होंने फिर कैथरीन वुडकॉक से शादी की, और 1658 में क्या होती, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद में थर्ड आती हैं अब, ये तो काफ़ी लेट शादी की थी इन्होंने, 1663 यानी 1663 को इन्होंने शादी की थी एलिजाबेथ मिन्सुल के साथ, यानी थर्ड जो मैरिज की थी उन्होंने एलिजाबेथ मिन्सुल के साथ में तीसरी शादी की थी। ये काफ़ी लेट की थी इन्होंने। अब बात करते हैं आगे क्या होता है। और 1663 में तो इन्होंने शादी ही की थी, लेकिन 1667 में क्या होते, ये चल बसे। यानी ऑन 23 अप्रैल 1667, यानी 74 को वो चल बसे थे। यानी कि ऑन 23 अप्रैल 1668 को ही सोल्ड द पब्लिकेशन राइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक वर्क लिखा था पैराडाइज लॉस्ट। ये बहुत बड़ा वर्क था, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट को इन्होंने क्या किया, एक पब्लिशर को बेच दिया। कब, 27 अप्रैल 1667 को इन्होंने $5 में, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट को $5 में ये क्या कर दिया था, बेच दिया गया था एक पब्लिशर को इन्होंने। और जिसका नाम था, उस पब्लिशर का नाम था सैमुअल सिमंस, यानी सैमुअल सिमंस को $5 में बेच दिया गया था। और ये इन्होंने शर्त रखी थी उससे, और वो शर्त क्या रखी थी, उन्होंने कहा अगर आपकी इसकी कॉपियाँ लगभग 1300 से 1500 के बीच बिक जाती हैं, कितनी, इनकी $5 में इन्होंने बेचा था। फिर उन्होंने कहा था कि यदि आपकी कॉपियाँ 1300 से लेकर के 1500 के बीच बिक जाती हैं तो आपको $5 आपको और देना पड़ेगा। कितना, $5 आपको और देना पड़ेगा। और इनकी कॉपीज़ जो होती हैं वो बिक जाती हैं। और इससे एक कॉपी की जो कीमत रखी गई थी, यानी कि एक वर्क की जो इन्होंने कीमत रखी थी वो इनका था 3 शिलिंग्स था। वहाँ का कोई इनका वो है, करेंसी है। तो 1 शिलिंग्स में, 3 शिलिंग्स में एक कॉपी बिक रही थी उनकी। तो ये इन्होंने बात करी थी। फिर बात करते हैं लगभग 1667 एंड सोल्ड आउट इन 18 months। द पोइट एंड क्रिटिक जॉन ड्राइडन वाज सैड टू हैव रिमार्क, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट्स टू। यानी कि इनकी क्या हुई थी, लगभग 18 महीने के आसपास इनकी कॉपियाँ बहुत ज़्यादा बिक गई, बहुत ज़्यादा वर्क पब्लिश हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया इनका जॉन पैराडाइज लॉस्ट, जिससे जॉन मिल्टन भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो क्या थे, जॉन ड्राइडन थे, उन्होंने कहा था, जॉन ड्राइडन ने इनसे कहा था, ये कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया, जो अभी वर्तमान में है और जो एंशिएंट थे वो, उन सभी के लिए छोड़ के पीछे जॉन मिल्टन साहब क्या हो गए, आगे निकल गए। ही फॉलोइड अ पैराडाइज लॉस्ट विद इट्स सिक्वल, यानी कि फिर इन्होंने क्या काम किया, एक वर्क और लिखा था, पैराडाइज का सिक्वल लिखा था, और उस सिक्वल का नाम जो था पैराडाइज रिगेंट। यानी कि नेक्स्ट एक और वर्क लिखा था, पैराडाइज रिगेंट लिखा था, जो पैराडाइज सिक्वल के रूप में आया था।
इसके बाद आता है एक जो पैराडाइज, इन्होंने जो सिक्वल था वो इन्होंने 1671 में पब्लिश किया था। कब किया था? 1671 में पब्लिश किया था। और इसी समय यानी कि एक वर्क और था इनका सैमसन एगनिस्ट्स यानी एगोनिस्ट्स जो था, यानी कि सैमसन एगनिस्ट जो था, इसको भी इन्होंने पैराडाइज रिगेंट के साथ में ही पब्लिश किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। पैराडाइज रिगेंट के साथ में सैमसन एगनिस्ट को इन्होंने पब्लिश किया था और जो वर्क था इनका 1671 में हुआ था, 1671 में हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं नवंबर यानी 8 नवंबर जो था 1674 को ये क्या हो गए थे, इनकी डेथ हो गई। अब जब इनकी डेथ हो गई तो इनके लिए बरीड किया गया और वो जो बरीड किया था वो किया था सेंट गिल्स चर्च में इन द क्रिपिल गेट, यानी किसके पास में? क्रिपिल गेट के पास में, नेबरहुड ऑफ लंदन यानी लंदन के पड़ोस में। ये मेमोरियल टू हिम वाज प्लेस्ड, और इसके बाद में इनका मेमोरियल जो बनवाया गया, यानी पहले इनको कहाँ दफना गया था? सेंट गिल्स चर्च में इनके लिए, लंदन में जो था नेबरहुड था वहाँ पर क्रिपिल गेट के सामने इनके लिए दफना दिया गया था। लेकिन इसके बाद में जो इनका जो मेमोरियल जो बनवाया गया था वो पोइट्स कॉर्नर ऑफ वेस्ट मिनिस्टर अभी में बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? पोइट्स कॉर्नर ऑफ वेस्ट मिनिस्टर में बाद में बनवाया गया, वहाँ से प्लेस्ड कर दिया गया था, यहाँ पर बनवा दिया गया। जहाँ पर क्या थे, जो जितने फेमस यानी कि पोइट्स कॉर्नर में जितने भी फेमस पोइट वगैरह होते हैं तो राइटर वगैरह होते हैं, उन सब के लिए वहाँ बरीड किया जाता था। ये था। इसके बाद में ये थोड़ा सा नोट है, तो कहा जा रहा है जॉन मिल्टन यूज्ड टू कंसीडर एडमंड स्पेंसर हिज मास्टर इन पोइट्री, यानी कि जो जॉन मिल्टन थे पोइट्री में एडमंड स्पेंसर को अपना गुरु मानते थे। यानी जॉन मिल्टन साहब थे वो एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते थे, वो उनको अपना गुरु मानते थे पोइट्री में। ये आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में है मेजर वर्क हैं ऑफ जॉन मिल्टन के, इनके बारे में देखेंगे आप। देखो इनका जो एक वर्क है एलिग्रो जो 1631 में आया था। इसका एक कंपेनियन है जिसका नाम ये भी 1631 में आया था, ये एल पेंसरासो है। इसके बाद में 1634 में जो आया था एक मास्क आया था जिसका नाम था क्या था? कॉमस था। ये एक मास्क है प्रेजेंटेड, और इसको प्रेजेंट कहाँ किया गया था, कहाँ परफॉर्म किया था? ये लुडलो कासल में यानी कि इसको प्रेजेंट किया गया था, यानी परफॉर्म किया गया था। कहाँ किया गया था? लुडलो कासल में 1634 में ये आया था। इसके बाद में एक और इनका वर्क आया, ये लिसिडस आया है, यानी कि ये लिसिडस आया जो 1637 में आया था। इसके बाद में आया है इनका और भी वर्क हैं, उनके बारे में बात करें हम फ्रेंड, ये आपको याद रखने हैं। यानी कि पोएम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, एक वर्क आया है इनका 1645 में आया है, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, दोनों भाषाओं में है। फिर इसके बाद में एक और वर्क है ऑन द लेट मैस्कर इन पिडमॉन्ट, यानी कि 1655 में आया है। ये वर्क है इनका ऑन द लेट मैस्कर इन पिडमॉन्ट। इसके बाद में 1667 में पैराडाइज लॉस्ट आया है, और इसके बाद में 1671 में इनका पैराडाइज रिगेंट आया है। 1671 में इनका वर्क पैराडाइज रिगेंट। इसके बाद में इसी पैराडाइज रिगेंट के साथ में सैमसन एगनिस्ट आया है। 1671 में ही ये सैमसन एगनिस्ट आया है। इनके वर्क याद होने चाहिए फ्रेंड, ये पूछते हैं बहुत। इसके बाद में एक वर्क 1673 में पोइम्स एंड अपॉन सेवरल ओकेजन्स, यानी कि प्रोज, ओकेजन्स प्रोज आया। ये पूरा वर्क इनका यानी कि ओकेजन्स आया है। इसके बाद में इनके कुछ प्रोज वर्क हैं। प्रोज वर्क की बात करें हम लोग तो ये इनका एक प्रोज वर्क है, यानी कि 1641 में आया था। ऑफ रिफॉर्मेशन आया, ऑफ प्रीलेटिकल आया 1641 में। एक और वर्क आया यानी कि प्रीलेटिकल आया, फिर जिसको पूरा नाम था ऑफ प्रीलेटिकर एपिस्कोपेसी। और इसके बाद में 1641 में ही इनके और ये वर्क आए थे। एक वर्क आया था एनिमेट वर्सन्स, और एक वर्क आया 1641 में द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्जिड अगेंस्ट प्रीलेटरी, यानी कि प्रीलेटी। और इसके बाद में आया है 1642 में एक आया है, एक और वर्क है अपोलॉजी फॉर स्मैक्टमन्स, यानी कि
स्मैकमंट से ये आया है इनका वर्क 1642 में आया है। फिर एक आया है इनका 1643 में आया है डॉक्ट्रिन्स एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स आया है। फिर आया है इनका 1644 में एक और वर्क आया है, ये आया इनका जजमेंट ऑफ मार्टिन वूसर कंसर्निंग डाइवोर्स, यानी डाइवोर्स के ऊपर इन्होंने प्रूस्ट एक्ट लिखा था। इसके बाद में एक और है ऑफ एजुकेशन ऑफ रिफॉर्मेशन था, ये ऑफ एजुकेशन है। और एक वर्क 1644 में ये आया है उनका एरियोपेजिटिका आया है। फिर आपने बहुत से वर्क हैं इनके, और ये फिर इसके बाद 1645 में एक ये आया है टेट्राकोडन, और एक आया है कोलास्टेरियन 1645 में, कोलेस्टेरियन इनका 1645 में। और इसके बाद 1649 में एक और वर्क है ये आपका द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट आया है ये 1649 में। फिर आइक्नोक्लास्ट आया है इनका 1649 में ही आइक्नोक्लास्ट आया है। फिर 1651 में ये आया है डिफोंसियो प्रो पॉपुलो एंजिलिकानो, यानी कि फर्स्ट डिफेंस आया है इनका। फिर इसके बाद में 1654 में एक और वर्क आया है इनका 1654 में, ये वर्क है आपका इनका डिफेंसियो स्कुंडा, यानी कि सेकंड डिफेंस है ये इनका। और इसके बाद में 1659 में एक आया है, फिर आया है इनका ट्रीटाइस ऑफ सिविल पावर, ट्रीटाइस ऑफ सिविल पावर आया है एक वर्क इनका 1659 में आया है। फिर इसके बाद में एक 1695 में ही इनका एक और वर्क आया है, ये देखें हम लोग तो बहुत इनके काफ़ी वर्क हैं। ये है यहाँ पर ये वर्क इनका 1659 में द लाइकलेस्ट मीन्स ऑफ रिमूव हेरलिंग्स फ्रॉम द चर्च। इसके बाद में एक और वर्क आया है इनका, और ये जो वर्क आया है इनका 1660 में आया है, ये वाला आपका इनका वर्क है, यानी कि द रेडी एंड ऐसे वे टू इस्टेब्लिश ए फ्री कॉमनवेल्थ, यह है। और इसके बाद में हम लोग चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट वर्क है इनका 1660 में आया एक और वर्क, इसका नाम है ब्रीफ नोट्स अपॉन ए लेट सरमन, यानी कि ब्रीफ नोट अपॉन ए लेट सरमन आया है। फिर इसके बाद में 1669 में एक वर्क और आया है जिसका नाम है ये आर्कडीज कॉमेंस्ड ग्रामर, और ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 है। और 72 में है द आर्टिस्ट लॉजिकिया प्लेनियर, यानी कि इंस्टीट्यूशन, ये है इनका वर्क 1672 में आया है। और इसके बाद में इनका 73 में ऑफ ट्रू रिलीजन, 74 में एपिस्टोलिया फेलियरिस, एंड इसके बाद 1674 में प्रोलूसियोनेस ए, और इसके बाद 1632 में ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मोस्कोविया एंड अदर लेस नॉ countries lying eastward of Russia as far as Cathy gathered from the writing of several eyewitness। ये इनके वर्क थे। एक और इनके बहुत सारे वर्क हैं। इसके बाद में 1823 में आया डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना, यानी कि डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना, ये 1823 में आया है। तो ये इतना है। इसके बाद में कुछ इनके सोनेट भी हैं, बड़े पॉपुलर सोनेट हैं, यानी कि पॉपुलर सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। और इनके सोनेट की बात करें तो ये देखो दिए हुए हैं हमको, हम लोगों को देखो कुछ सोनेट हैं, उनको देख लें हम फ्रेंड क्या है। तो ये आपका इनका जो फ्रेंड को ओन हिज ब्लाइंडनेस, ये ओन हिज ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो मिल्टन ब्लाइंड हुए थे तो लगभग उन्हीं से मिलता जुलता है। एक इनका ये क्या है, एक सोनेट ही है। फिर इनका एक वर्क और है, ये ओन हिज डिकेज्ड वाइफ है, ये भी इनका सोनेट ही है। और टू मिस्टर लॉरेंस, ये भी इनका सोनेट ही है। टू ए वर्चुअस यंग लेडी, टू ए वर्चुअस यंग लेडी, ये भी इनका एक सोनेट है। इसके बाद में है एक और इनका सोनेट है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉम्वेल, ये भी इनका सोनेट ही है। टू द लॉर्ड जनरल क्रॉम्वेल, ये भी इनका सोनेट ही है। फिर इनके और भी सोनेट हैं।
आगे ये ओन द लेट मैस्कर इन पिडमोंट है। फिर इसके बाद में एक और इनका है टू मिस्टर साइक्रिक स्किनर अपोन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी इनका सोनेट है। इसके बाद में और बहुत सारे इनके वर्क हैं, यानी कि ये सोनेट हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड, यानी व्हेन द असल्ट वाज इंटरलैंडेड टू द सिटी, ये भी इनका क्या एक सोनेट ही है फ्रेंड। तो इस टाइप से इनके बहुत सारे सोनेट हैं। और इसके बाद में ये है ये ओन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, ये भी इनका क्या है सोनेट है। अब इनके कुछ मेजर वर्क पर कुछ शॉर्ट नोट हैं। बात करें तो ये क्या क्या हैं, अभी भी काफ़ी है, इसमें बहुत कुछ है, यानी कि मेजर वर्क की बात करें फ्रेंड तो अब ये मेजर वर्क के बारे में हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे मिल्टन पे। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में हमारे शेयर करें, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक ला सकें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।